प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। देखिए, कोई भी लेंस किसी भी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, वो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा करता है, कितना छोटा करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, लेंस का रेखीय आवर्धन उस लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की जो लंबाई होती है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या बोला मैंने? लेंस के द्वारा वस्तु की लंबाई के द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई h2 तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यानी रेखीय आवर्धन m बोलते हैं इसको, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं इसको, बटे, यानी इसको हम h2 से डिनोट कर रहे हैं, और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई आप जैसे भी इसको लिखना चाहें h1। कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई। बिंब माने वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, तो यानी m इज इक्वल टू, सिंपली आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, m इज इक्वल टू h2 बटे h1। h2 माने कहीं कहीं y2 भी लिखा हुआ है, y2 बटे y1, तो एक ही बात है। तो वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अपॉन वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे। एक फॉर्मूला तो ये है सिंपल ढंग से। देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है? सपोज ये उत्तल लेंस है, इसके सामने ओ डैश कोई वस्तु हमने रखी हुई है। इस उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और यहां से अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई निकलेगी। अब ध्यान रखना है आपने, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है आर पार। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें, यानी प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे कहीं आई डैश पर मिलती है। तो आई डैश से अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब खींच दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक लंब आई डैश। तो आई डैश जो होगा ये वस्तु ओ डैश का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर ऐसे ही इसमें भी आप देखिए, ऐसे ही जो चित्र है, अगर यही जो है प्रतिबिंब अगर हमने अवतल लेंस में बनाना है तो अवतल लेंस में कैसे बनेगा? ये मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाश की कोई वस्तु रखी है ओ डैश, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण जो है बाहर की तरफ फैल जाएगी। आपको ध्यान होगा अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है, लेकिन हमें ये जो प्रकाश की किरण, अपवर्तित किरण कहीं पीछे आती हुई महसूस होगी, तो पॉइंट कौन सा हो जाता है? F हो जाता है, यानी उसका द्वितीय मुख्य फोकस हो जाता है अवतल लेंस का।
जबकि दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई निकलेगी वो सीधे आर पार निकल जाएगी बिना विचलित हुए। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आई अपवर्तन के बाद जो किरण आगे निकली और प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली जो किरण है ये दोनों कहाँ पर मिल रही आई डैश पर। तो आई डैश से अगर हम इसमें लंब खींचे तो आई डैश क्या हो जाएगा, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आवर्धन के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं इस चित्र से। देखिए यहां पर दो त्रिभुजों के जोड़े बन रहे हैं। देखिए कौन सा त्रिभुज COO डैश समरूप है यहां पर त्रिभुज CII डैश। क्यों समरूप है? अगर आप ज्योमेट्री से इसको देखेंगे ये जो त्रिभुज है कौन सा, ये वाला और ये पूरा ये त्रिभुज है जो ये दोनों समरूप है क्योंकि इनके तीनों कोण क्या है, समान। कैसे हैं देखिए, ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण क्या है इसका 90 डिग्री हो गया, दोनों का सेम हो गया। तो जब दो कोण सेम हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों कोण त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप का मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं आई डैश अपॉन ओ डैश यानी आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू CI अपॉन CO हो जाएगा। अब देखिए ये CO क्या हो जाएगा बेटा, ये U हो जाएगा। अब आप ध्यान दे रहे होंगे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं और लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बना उसकी दूरी को V से डिनोट करते हैं। तो आई डैश को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको H2 कह सकता हूँ। क्यों कहूँगा इसको H2 बताइए? क्योंकि ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। H2 अपॉन H1 हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, H2 क्या देखिए, मुख्य अक्ष से ये नीचे की तरफ इस दूरी को हम नाप रहे हैं, तो इस प्रकार से ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और H1 देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है तो इसे क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ध्यान से समझिए आप। CI क्या है देखिए, प्रकाशिक केंद्र से दाहिनी तरफ की दूरी है यानी ये प्लस भी हो जाएगा क्योंकि वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। और CO ये लेफ्ट साइड में है, प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरी है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, -U। ठीक है, यानी -H2 बटे H1 बराबर -V अपॉन U। ये हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ से माइनस माइनस ये कट जाएंगे। देखिए H2 बटे H1 इज इक्वल टू ये V अपॉन U, और इसी को हम क्या बोलते हैं, M। ये किसका आ गया, उत्तल लेंस के लिए। ये उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र आ गया, रेखीय आवर्धन का सूत्र आ गया। अगर मैं इसको अवतल लेंस के लिए निकालूंगा तब क्या हो जाएगा, देखिए चलिए अवतल लेंस के लिए निकालते हैं इसको, देखिए तब क्या होता है। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए कैसे आएगा, ध्यान से समझेंगे आप। ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें बन रहे थे दो समरूप त्रिभुजों का एक युग्म बन रहा था, तो ऐसे यहां पर भी बन जाएगा। कौन कौन से देखिए, एक बन जाएगा COO डैश या CII डैश त्रिभुज, CII डैश समरूप त्रिभुज COO डैश। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई डैश अपॉन OO डैश हो जाएगा इज इक्वल टू CI अपॉन CO हो जाएगा। अब आई डैश को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये प्रतिबिंब है यानी इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस y नहीं, यहां पर बोल रहे हैं हम इसको H2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2। OO डैश प्लस H1
सी आई क्या हो गया, देखिए ये V हो जाएगा, सी ओ क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, लेकिन इनको चिन्ह के हिसाब से लिखेंगे आप, माइनस भी हो जाएंगे और माइनस यू हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साहब ये कैसे हो गया। H2 देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि ये क्या है, सीधा ही है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ इस दूरी को नाप रहे हैं। CO क्या है, नहीं OO डैश क्या है, ये भी क्या है, H1 है, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ को है ये, तो यानी ये भी प्लस H1 हो जाएगा। CI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशीय केंद्र से, वो माइनस भी हो जाएगा क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड को है। CO क्या है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी है, वो बाईं तरफ है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, यानी ये माइनस माइनस कट जाएगा, H2 बटे H1 बराबर प्लस V अपॉन U। और देखिए H2 अपॉन H1 को हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा H2 बटे H1 बराबर V अपॉन U। तो यानी रेखीय आवर्धन का सूत्र अवतल लेंस के केस में। तो आपने यहाँ पर देखा, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, दोनों ही स्थितियों में रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इजिकल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, अगर H2 अपॉन H1 के केस में अगर आप लिखेंगे, अगर V और U के पदों में लिखना है तो m इजिकल टू V अपॉन U प्लस में आएगा। आपको ध्यान आ रहा होगा, पीछे हमने आपको बताया था कि दर्पण के केस में रेखीय आवर्धन तो m इजिकल टू माइनस V अपॉन U आता था वहां पर, लेकिन लेंस के केस में प्लस V अपॉन U होता है। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको याद रखना। अब एक और चीज आती है कि रेखीय आवर्धन को रेखीय आवर्धन पूछा जाता है U व V के पदों में। एक तो m इजिकल टू, ये तो पहले हम निकाल चुके हैं, U अपॉन V हो गया। ठीक है, U अपॉन V हो गए। B आता है कि भाई U और F के पदों में। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो बेटा, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस का सूत्र 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इजिकल टू 1 अपॉन F। बहुत सिंपल है ना। अब जिसके पदों में निकालना, जैसे U के पदों में, तो इस U को आप यहां पर क्या कर लो, कॉमन ले लो। 1 अपॉन U मैंने कॉमन ले लिया, यहां से इन दोनों से मैंने 1 अपॉन U कॉमन ले लिया। अब इसमें तो है नहीं U, अब क्योंकि बटे में है तो ये क्या हो जाएगा, U अपॉन V हो जाएगा, माइनस 1 इजिकल टू 1 अपॉन F। अब देखिए U अपॉन V को हम क्या बोलते हैं, M बोलते हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां से हटा दीजिए, तो 1 अपॉन U ये हो गए m माइनस 1 हो जाएगा 1 अपॉन F। अब ये m कहां से आ गए भाई, क्योंकि U अपॉन V को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा m माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन U है, ये उधर जा करके U अपॉन F हो जाएगा, या m इज इक्वल टू ये माइनस 1 वहां ले जा करके U अपॉन F प्लस 1, या m इज इक्वल टू U प्लस F अपॉन F, या m इज इक्वल टू, ऐसा भी इसको लिखते हैं F प्लस U अपॉन F, ये भी फॉर्मूला होगी। ठीक है, तो यानी ये जो है U और F के पदों में हो गया। ऐसे C तीसरी स्थिति में क्या आ सकता है, V व F के पदों में। अब कैसे लिखेंगे, लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1 अपॉन U, नहीं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, ये फॉर्मूला होता है। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसको 1 अपॉन V को मैं कॉमन लिख ले रहा हूँ,
यहाँ पर जैसे पीछे हमने क्या लिया था, 1/u लिया था, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से 1/v ले लिया, तो 1/v की जगह क्या है 1 बच जाएगा, माइनस, अब क्योंकि इसमें v नहीं है तो ये क्या हो जाएगा v/u हो जाएगा इजिकल टू 1/f। तो 1/v 1 माइनस, अब क्योंकि देखिए m क्या होता है 1/u क्या होता है v/u, ठीक है। हाँ, ये तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा यहाँ पर 1/f। ठीक है, तो 1 माइनस m इक्वल टू v/f हो जाएगा, और ये जो है 1 माइनस v/f इक्वल टू m हो जाएगा, m इज इक्वल टू f माइनस v/f। तो ऐसा ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा f और v के पदों में। तो बहुत ही सरल है। तो ये हमने यहाँ पर सीखा है और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा आप फिर से समझेंगे ज़रा। ये तो ठीक है, लेकिन इस सेकंड वाला जो पार्ट है मुझे लगता थोड़ा सा गलत हो गया। ये बी वाला था, u और f के पदों में। तो देखिए ये लेंस का सूत्र था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u मैंने कॉमन ले लिया था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा u/v माइनस 1 इज इक्वल टू 1/f, और u/v माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो है u/f हो जाएगा। यहाँ देखिए और u/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u/f प्लस 1 हो जाएगा ये, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v/u भी लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू u प्लस f/f हो जाएगा ये, और 1/ ये हो जाएगा m u प्लस f/f हो जाएगा, देखिए है ना। और फिर हो जाएगा ये, इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, m इज इक्वल टू f/f प्लस u। तो ये ऐसा हो जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आप इसको ऐसे इसको समझेंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप इसको करेंगे। तो ये था आपका रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन आप कैसे निकालते हैं, u और f के पदों में कैसा होता है, u v के पदों में कैसा होता है, और v और f के पदों में कैसा होता है। तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।